गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये वेरी फर्स्ट सेशन है न्यूमेरिकल्स का। अपन लोग वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 1, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग। वर्कशीट निकाल लो। क्या लिखा है? चूज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस। ये पॉसिबल क्यों बोला है? क्योंकि अपन लोग जब चार्ज के क्वांटाइजेशन वाले टॉपिक में बात कर रहे थे कि चार्ज इज अ क्वांटाइज क्वांटिटी, उसके अंदर अपन लोग कौन सा फॉर्मूला बात कर रहे थे? Q इक्वल टू एनी। Q इक्वल टू एनी, ठीक है। इसके अंदर अपन लोग ये अपन ने सीखा था कि चार्ज का वैल्यू जो मर्जी पड़े वो हो नहीं सकता। एक एग्जांपल दूं कि मनी, पैसा, उसका वैल्यू जो आप चाहो नहीं हो सकता। मनी 1 रुपये हो सकता है, 2 रुपये हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 15, 17 रुपये हो सकता है, लेकिन 27.3 रुपये हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से आपको इस जो चार्जेस की वैल्यूज गिवन है उसके अंदर आपको ये चूज करना है कि पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं। ये आपके पास फॉर्मूला है और एक हैबिट डालो कि जब भी कोई फॉर्मूला देख लो वो कहाँ पैदा हुआ, किस टॉपिक में पैदा हुआ, वहां पे उसकी सर्च जरूर करना चाहिए, ठीक है। यहां से एन का वैल्यू क्या आएगा? Q अपॉन E। Q क्या है? द चार्ज acquired by a body. E, it is a charge on one electron. This N is the number of electrons transferred to and or from the body. आपको Q का वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में आपको Q का वैल्यू गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर Q का वैल्यू कितना गिवन है? 9.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। वर्कशीट निकाली आपने। Q का वैल्यू आपको गिवन है 9.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और आप चाहो तो यूनिट मत लिखो, ठीक है, ठीक है, यूनिट नहीं लिखा करो। स्मॉल ई का वैल्यू सबको मालूम है 10⁻19। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या 6 एक इंटीजर नंबर है? ठीक है, एक रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको हटा के तो बताइए क्या इक्वल टू आ रहा है 6? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 6 इंटीजर नंबर है? बिल्कुल है। तो n का वैल्यू इंटीजर होना ही इस बात का सबूत है कि Q का ये वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें Q का वैल्यू कितना है? 10⁻18, 10⁻−18। सॉल्व करें, ठीक है। कितना आ रहा है? 6.6 आ रहा हूं। आप एक्यूरेटली आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको ध्यान रखें, मैं आपको न्यूमेरिकल में केवल हिंट्स दूंगा, ठीक है। पॉसिबल है कि आपको कुछ ज़्यादा हिंट दे दूं, कुछ ज़्यादा सॉल्व कर दूं, कम करूं, ठीक है। तो आप मेरे पर, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, ठीक है ना। और आप ऐसा आप एक्सपेक्ट भी करते हो, ठीक है ना, कि आपको स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप न्यूमेरिकल अपने आप से सॉल्व नहीं कर पाओगे। एन का वैल्यू कितना आ गया? 6.6। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज एन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.6 इंटीजर डेसिमल में हो सकता है? नहीं। इसलिए ये चार्ज का ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, 10⁻18। ऐसे करके आप Q के वैल्यूज जो है वो पुट करते जाएं। और देखो सिक्स्थ पे जाएं एक बार। सिक्स्थ पे मैं जल्दी से क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मेरे को दिख रहा है 6th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट
2 आ रहा है। और आप समझते हो स्क्वायर रूट वाली कोई भी, अंडर रूट वाली कोई भी नंबर इरेशनल नंबर होती है। इंटीजर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो इरेशनल नंबर होती है, ठीक है ना। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, √2, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। इसको देख करके लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। क्यू का वैल्यू कितना गिवन है, 1.2345 और आगे क्या, पी फॉर पिको। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ठीक है। सॉल्व करें तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले रुको और जरा देखो। आप कहोगे कि इसका सॉल्यूशन तो पक्का डेसिमल में आएगा, ये तो बहुत ही खुद ही डेसिमल लेके बैठा है। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पर 10⁻7 है, देयर आर 7 zeros which will remove all decimal digits। तो फिर क्या एक्सपेक्ट है कि यहां पर इंटीजर आएगा? मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, मेरे को केवल ये पता लगाना है कि वेदर इट विल कम इंटीजर और नॉट, ठीक है। तो आप पूरा सॉल्व करके निकाल लो, लेकिन मेरे को मालूम है कि ये जो है डेसिमल में आ भी गया, ये एक्सप्रेशन यदि सॉल्व करने पर डेसिमल में आ गया तो यहाँ पे 7 zeros हैं, वो उसको नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर बना देंगे। ये मेरे को कॉन्फिडेंट है, इसलिए मैं इसको ओके कर देता हूं, ठीक है। क्या देख करके, इतनी हैवी पावर को देख करके, ठीक है। यहां पे जो नंबर है वो सपोज पावर -18 होता, तब आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे बड़े आराम से, क्योंकि अभी तो कितना आ रहा है, जस्ट n का सॉल्व करने पर ही आ रहा है। तो ये तो आपको लगता नहीं कि ये डेसिमल में, ठीक है ना, आपको ये लगता नहीं कि इंटीजर में आएगा। तो डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि चार्ज का वैल्यू, ये जो चार्ज है इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 के कंपैरिजन में इसका वैल्यू यदि बहुत ज्यादा हो, जो चार्ज है Q का वैल्यू E के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो आप उसको बगैर डिवाइड के, एक्चुअल डिवाइड करे बगैर आप डायरेक्ट ओके कर सकते हो कि इतना बड़ा चार्ज है तो डिवाइड करने पे इंटीजर तो आएगा ही आएगा, डेसिमल तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसलिए आप उसको ओके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम है। इसमें Q का वैल्यू क्या गिवन है, चलो एक बार क्वेश्चन को बस एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में से रिमूव करें या बॉडी को अपन लोग इंसर्ट करें, बॉडी में निकालें या दें, जिससे कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाए उस पे। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज बॉडी पर देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, इससे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कैलकुलेट द चार्ज इन मास, कैलकुलेट द चेंज इन मास ऑफ द बॉडी इन अबव क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये चेंज इन मास वाली बात कहां से आ गई, कैलकुलेट द चेंज इन मास। तो आप समझो इस बात को कि जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को या तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें बॉडी में से, या इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में दें। तो आप ये बताओ कि
क्या इलेक्ट्रॉन्स में मास होता है? बिल्कुल होता है। तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो वो मास लूज कर रही है, उसका मास कम हो जाएगा। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो उसका चार्ज नेगेटिव जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी गेन कर रही है तो मास गेन करेगी, उसका मास बढ़ जाएगा। वो मास वो जो चेंज इन मास वो निकालना है। तो चेंज इन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये जो n का वैल्यू है पिछले क्वेश्चन में से आया, उधर पुट कर देंगे और आप बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, सोचो ढूंढो, ठीक है, नहीं तो नोट्स में ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? कैलकुलेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम एटम। कैल्शियम का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में कौन होता है जिसपे चार्ज है? प्रोटॉन्स। कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना? देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है? एक प्रोटॉन पे चार्ज। इट इज चार्ज एट 1 प्रोटॉन। तो 20 प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 20। अब सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 5 कौन से टॉपिक का है? मेरे से मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्किप कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर। और सपोज ग्लास ऑफ वाटर 180 ml का है, ठीक है ना। आई थिंक या तो आप खुद अज्यूम कर लो, नहीं तो क्वेश्चन में आपको हिंट गिवन होगा, भाई आप जो है 180 ml अज्यूम कर लो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो, अपना वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर की हर चीज में चार्ज है। प्रोटॉन्स का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो, तो बच्चों कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैंने यहां बोर्ड के ऊपर आपको लिखा है। ये आप पहले से जानते हो, आपको जानना चाहिए। ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, जनरल साइंस है, जो केमिस्ट्री में भी अपीयर हो सकती है, फिजिक्स में भी आ सकती है, ठीक है। ओके, देखो, एक तो H2O का 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखो, ये एक्यूरेटली 1 नहीं होता, इट इज 1.008, 1.008, और इसका वैल्यू 16 नहीं होता, 15.997, ठीक है। तो अपने राउंड ऑफ करके लिख दिया 18 का यूनिट क्या? AMU, इट इज एटॉमिक मास यूनिट। किसका मास की बात कर रहे हो? मॉलिक्यूल का, ठीक है। दूसरा कि ये एक फैक्ट है कि 1 मोल जो क्वांटिटी है, 1 मोल क्या है? एक क्वांटिटी का मेजरमेंट है। उसमें, उस क्वांटिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसलिए मैं इसको बोलता हूं Na, A फॉर एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। ये वाली बात, 1 मोल अमाउंट में कितने पार्टिकल्स होते हैं? कौन से सब्सटेंस के? सबके, हर एक के। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट में इतने ही पार्टिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। 1 मोल अमाउंट में मास कितना होता है? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास कितना होगा 1 मोल अमाउंट में? यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी हैं, वो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? तो वो सबका सेम नहीं होता, लेकिन वाटर की एग्जांपल दें तो कितना होगा? 18।
यहां से उठा करके नंबर इधर ट्रांसफर कर दो। 18 क्या, 18 ग्राम। एएमयू मत बोल देना। 18 एएमयू किसका मास है, 1 मॉलिक्यूल का। 18 ग्राम किसका मास है, 1 मोल का। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम, और सिंगल मॉलिक्यूल का मास है 18 एएमयू, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें एक चीज सेम है, क्या, नंबर 18, ये भी 18, पूरा कंप्लीट सेम मत मान लेना। ये एएमयू है, वो ग्राम है, ठीक है, ये आप जानते हो। इनको यूज करके अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अपना टारगेट क्या है, अपना डेस्टिनेशन है, अपना टारगेट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता करने हैं। 1 ग्लास वाटर में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, फिर अपना रास्ता आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला और आपके सामने, मोल कंसेप्ट के ही सब फॉर्मूले हैं ये। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है, ठीक है। द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, विच इज एवोगैड्रो नंबर। और इसका एक और एक्सप्रेशन हो सकता है, मास ऑफ द गिवन अमाउंट, द गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल, जिसको आप मोलर मास भी बोलते हो, ठीक है। यहां से अपन लोग क्या करेंगे, एन डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एन डैश क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 180 ml वाटर, ठीक है, ओके। ये एन ए क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है। ये सब छोड़े, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं। आप लोग जो है इस वीडियो को बार बार देखो आराम से, और कैलकुलेशन खुद करोगे। आपको एन डैश पता करना है। ये क्या है, एन डैश, द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2O, H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आपको पता करना है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको मालूम है, m 180 ग्राम, वो आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 180 ग्राम। m नॉट का वैल्यू 18 ग्राम, मोलर मास, ठीक है। ये सब आपको डेटा मालूम है। एक बात बीच में है, और वो ये, आपको कैसे पता, क्वेश्चन में तो आपको गिवन है 180 ml, क्वेश्चन में आपको गिवन है 180 ml, 180 मिलीलीटर, और ये क्या है, ये मास है 1 ग्लास वाटर में। तो आपको मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, सॉरी, डेंसिटी कितना होता है 1, ठीक है। वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 180 ml, और 180 ml इधर आ जाए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है वाटर का, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना गिवन है 180 ml, और 180 ml या 180 cm क्यूब, बिल्कुल एक ही बात है। ml और cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो मास निकाल लेंगे यहां से, दोनों मल्टीप्लाई होकर के, ये तो 1 है, मतलब केवल वाटर के लिए है ये, कि जितना ml उतना ही ग्राम, ठीक है ना, ठीक है। ये सब चीजें आपके टिप्स पे हों तो फिर मजा आ जाता है। क्या निकाल लिया अपन ने,
एन डैश कौन है? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 180 ml। अब अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, ठीक है। सोचो एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं, जरा इस पे आओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 8, ठीक है ना। टोटल कितने आया? 10। H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन होंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय n डैश, ठीक है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n आर 10 इंटू n डैश। ये आपको पता करना था। उसके बाद में इन प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होता है ये पूछा है। Q इक्वल टू एन ई, ये n का वैल्यू जो आएगा उधर पुट कर दो। E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूं, ये तो आप खुद कैलकुलेशन करोगे, लेकिन आपको जो है मैं पहले बता देता हूं। ये नंबर 10 पावर 7 आइदर 10 पावर 6 कूलम्स के आसपास आएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 करोड़ कूलम, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एक आइडिया देता हूं। जब आप ड्राई हेयर में, सूखे बालों में कॉम्बिंग करते हो तो क्या होता है? कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है, कितना? हार्डली पिको एंड नैनो कूलम, ठीक है। आपको मालूम है कि आप माइक्रो कूलम चार्ज के कांटेक्ट में आ जाते हो तो आपको इतना शॉक लग सकता है कि आपको फील हो जाए, ठीक है। हजार्डस नहीं होता, 1 माइक्रो कूलम चार्ज हजार्डस नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको फील हो जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा, जो कि डेली लाइफ में होता है। मिली कूलम आप हजार्डस है, और आप सोचो कि मिली कूलम हजार्डस है, देन व्हाट अबाउट 1 कूलम? 1 कूलम चार्ज के कांटेक्ट में आप आ जाएंगे, भगवान करे नहीं आए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डेंजरस है, यानी कि वो जो है बॉडी को डैमेज कर देगा। यदि वो ह्यूमन है तो वो उसको मार डालेगा। 1 कूलम, इतना जबरदस्त शॉक लगेगा वो कि वो बंदा मर जाएगा। अपना आंसर कितना आया? 1 करोड़ कूलम। ये क्या चक्कर है? 1 गिलास पानी के अंदर 1 करोड़ कूलम, पर वो तो चार्ज तो प्रोटॉन्स पे है, इतना का इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में भी है। तो टोटल चार्ज कितना है? 0 है। डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज में चार्ज करोड़ों करोड़ों कूलम होता है, लेकिन टोटल चार्ज 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R का वैल्यू कितना है? 30 सेंटीमीटर। Q1 का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻6। Q1 का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू कितना है? 3 माइक्रो कूलम। ऐसे करके इनकी वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। R का वैल्यू कितना है? हाउ मच मीटर, ठीक है। इस बात को सोचो, आपको मीटर में पुट करना है, इस बात का ध्यान रखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है Q1 चार्ज है, उसको डबल कर दिया। Q2 चार्ज को आप 1/3 कर दिया, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, ठीक है। तो इनिशियली इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है? इसको लेट कर रहे हैं हम लोग F। चेंजेस कर देने के बाद में फोर्स कितना है? F डैश, ठीक है। चेंजेस करने के बाद में F डैश का फोर्स है। F डैश का वैल्यू क्या?
इस जगह पर क्या आएगा Q1, Q1 तो पहले चार्ज था, इनिशियली चार्ज है Q1, अब कितना हो गया? क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, द Q1 इज मेड डबल, यहां पर आएगा 2Q1, Q2 को कर दिया अपन ने 1/3, Q2 अपॉन 3, पहले डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच में? R, अब कितनी हो गई? R अपॉन 2, द डिस्टेंस इज हाफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक काम करें, अब ये जो है एक्सप्रेशन, इसमें K, Q1, Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1, Q2 R स्क्वायर के, ये तो अपने निकाल के अलग रख लिए, और जो न्यूमरल्स नंबर्स हैं, न्यूमरल्स, उनको अपन लोग सबको कंबाइन करके अलग बैठा लेते हैं। ये 2, ये 3 और ये 2 स्क्वायर, कितना आएगा टोटल? 16 अपॉन 3। ठीक है, आपका आंसर क्या बनेगा, या यहां तक आपने क्या कंक्लूड किया? ये जो मैं राउंड कर रहा हूं, ये क्या है? इट इज द फोर्स इनिशियली, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आया? 16 अपॉन 3 इंटू एफ। ठीक है, एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया? एफ डैश कौन है? द फोर्स आफ्टर चेंजेस इज इक्वल टू 16 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ द फोर्स बिफोर मेकिंग द चेंजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? बाय व्हाट फैक्टर द फोर्स बिटवीन देम विल चेंज, देन दैट फैक्टर इज 16 अपॉन 3। बच्चों, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, सेम। कैसे कि यहां पे वही Q1, Q2 दो चार्जेस हैं और डिस्टेंस है, Q1, Q2 और R तीनों में कुछ चेंजेस कर दिए। अब डेटा डिफरेंट है, क्वेश्चन वैसे के वैसे डेटा थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से आपको गिवन है। देखो ध्यान से, क्या लिखा है? द Q1 इज इंक्रीज बाय 200%। आप यहां क्या लिख दोगे? क्या यहां पे 200 लिखोगे? नहीं। क्या यहां पे 200 क्यों? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यहां पे क्या लिखना है? पिछले क्वेश्चन की तरह से यहां पे क्या लिखा था आपने? 2Q1, क्योंकि Q1 टू टाइम्स हो गया था, Q1 2 टाइम्स हो गया था, यहाँ पे 2Q1 लिखा। यहाँ पे भी आपको पता करना है कि Q1 कितने टाइम्स हो गया है। ध्यान से देखें, Q1 को लेट कर लो, इनिशियली Q1 का वैल्यू कितना था? 100। ठीक है, जब भी परसेंटेज की बात आती है तो अपन लोग इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू, बेसिक वैल्यू अपन लोग अज्यूम कर लेते हैं 100। क्यों? परसेंट का मतलब ही होता है इनिशियल वैल्यू। किसी भी चीज पे अपन लोग डिस्कस करते हैं तो इनिशियल वैल्यू 100 मान लेते हैं। परसेंट का मतलब ये होता है, परसेंट का मीनिंग। Q1 का वैल्यू इनिशियली मान लिया 100 है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें 200 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया फाइनली वैल्यू? 300। 100 में 200 इंक्रीज कर दिया तो 300 हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि Q1 कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया, तो यहां पे लिखेंगे 3Q1। इस बात को समझो। ठीक है, ओके। Q2 का डेटा क्या गिवन है? Q2 इज मेड 20%। Q2 पहले कितना था, उसको भी 100 लेट कर लेते हैं। इट इज मेड एज 20%, इसको 20% कर दिया, 100 से 20 कर दिया, इसको यहां पर चेंज कर दिया।
या इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया गिवन नहीं है, ये गिवन है 20% ही बना दिया उसको, 100 को 20 बना दिया। कितने टाइम्स हो गया, इट बिकेम 1/5 टाइम्स, ठीक है ना। 5th टाइम्स ये रिड्यूस हो गया, 5th टाइम रिड्यूस हो गया, यानी 1/5 टाइम्स हो गया, Q2/5 आ गया। डिस्टेंस का डेटा क्या गिवन है, एंड R इज मेड 2/3 टाइम्स। यहां तो आपको परसेंटेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां तो आपको सीधा सीधा 2/3 टाइम्स गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँ, अपने 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 आपस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, कि आपको डेटा भले ही गिवन है परसेंटेज के टर्म्स में, लेकिन आपको यहाँ फॉर्मूले में क्या पुट करना है, टाइम्स, 3 टाइम्स 1/5 टाइम्स, और ये तो डायरेक्ट ही गिवन है 2/3 टाइम्स, तो टाइम्स टाइम्स है। उसके बाद क्या, उसके बाद में सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि आप Q1 Q2 R स्क्वायर और K, इसको तो आप इकट्ठा करके एक साइड में निकाल लो, और जो न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं, उनको इकट्ठा करके यहाँ डालो, ठीक है। और मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो कितना आ रहा है, नौ 3 27 20, और ये आ गया है 27 का अगस्त 13। सुनो, तो आपका आंसर आया 1.35। इन न्यूमरल्स को कैलकुलेट करके निकाल लिया अपन ने, कितना आया 1.35, ठीक है। तो आप यहां पे आंसर क्या दे सकते हो कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकेम 1.35 टाइम्स, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन देखो, आपको ये नहीं पूछा है कि फोर्स कितने टाइम्स हो गया, आपको पूछा क्वेश्चन में कि फोर्स कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, कितना परसेंट चेंज हो गया। तो अगेन मैं इनिशियल फोर्स जो है F, उसको लेट कर लेता हूं मैं 100, F इक्वल टू अपने लेट किया 100, ठीक है ना। तो 100 का 1.35 टाइम्स कितना हो गया 135। पहले वैल्यू कितना था फोर्स का 100, अब हो गया 135, कितना इंक्रीज हो गया 35, एंड दिस इज योर आंसर 35%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ये बोला हुआ है कि 2 चार्जेस हैं, वो इनिशियली एयर में है या वैक्यूम में है, ठीक है ना। एयर और वैक्यूम का दोनों का जो प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली, परमिटिविटी, वो उनका वैल्यू सेम होता है अप्रोक्स, इसलिए ऐसे लिखा है एयर और वैक्यूम। तो जब वो एयर और वैक्यूम में है, देन उन दोनों के बीच में जो फोर्स है कितना है F, ठीक है। जब उनके अराउंड वाटर हो जाए, उन दोनों के अराउंड वाटर आ जाए, पानी, तो क्या होगा। तो सीधी सी बात यह है, आपको तुरंत समझना चाहिए कि इस पूरे फॉर्मूले में कौन है जिस पे फर्क पड़ेगा, एयर या वैक्यूम या वाटर होने का, और वो है
एप्सिलॉन परमिटिविटी, ठीक है ना। परमिटिविटी का वैल्यू कितना है, परमिटिविटी का वैल्यू वैक्यूम के लिए होता है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -12 यूनिट। वाटर के लिए कितना होता है 80 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। एक बात नोटिस करें कि वैक्यूम के लिए परमिटिविटी का वैल्यू कितना है 8.8, वाटर के लिए कितना है 80 टाइम्स। तो आप देख रहे हो कि यहां पे यदि वैक्यूम है तो यहां पर इस आ रहा है डेटा कितना 8.85, वाटर है 80 एक्स्ट्रा आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। वैक्यूम के प्रेजेंस में फोर्स है F, वाटर के प्रेजेंस में कितना आएगा F/18, 80 का फिगर आ रहा है एक्स्ट्रा। काफी छोटी सी कॉमन सेंस की बात है। आपके नोट्स के अंदर इस टॉपिक में जाएं। मैंने हमेशा आपको कहा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो उसको उसके फॉर्मूले को नोट्स में जाकर के उस पर्टिकुलर टॉपिक में जाकर के देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी फॉर्मूला पता लग गया और आप लोगों ने जो कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी अपन लोग जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्या ये क्या है, फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, दिस इज फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी। क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना गिवन है F, एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना होता है 80, तो क्वेश्चन में 80 तो गिवन ही नहीं है। तो आपको याद रखना है भाई, आपके बुक में टेबल के अंदर गिवन है ना ये एप्सिलॉन R का वैल्यू 80। तो क्वेश्चन ये है कि वैक्यूम में फोर्स F है, तो फिर वाटर में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे F/80 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक टॉपिक है, कौन सा वाले टॉपिक का नॉलेज दे रहा है ये, द चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है बाय कांटेक्ट, ठीक है। फर्स्ट बॉडी के अंदर चार्ज कितना है -4 माइक्रोकूलम, सेकंड वाली बॉडी में भी चार्ज है, ठीक है, +1 माइक्रोकूलम। उसमें 10 पावर 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे। तो आपको ये समझना है पहले तो कि 10 पावर 13 जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई E। N का वैल्यू गिवन है 10 पावर 13, E का वैल्यू 1. इससे जो आएगा इतना चार्ज आपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया, बॉडी A, बॉडी B, बॉडी A, इस पर पहले चार्ज कितना था, ये है व्हाट इज -4 माइक्रोकूलम। बॉडी बी पर पहले चार्ज कितना था +1 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, अभी इसको कैलकुलेट करके लाते हैं। देखो ध्यान से, Q इक्वल टू NE से आपने कैलकुलेट कर लिया, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उस चार्ज का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उन पे चार्ज कितना होगा माइनस, यानी कि इसको बड़े ध्यान से समझ के करना है, यहां पर गड़बड़ हो सकती है। वो क्या कि ये बॉडी कितना चार्ज लूज कर रही है, तो आप बोलोगे 1.6 माइक्रोकूलम, नहीं, आपका जो है आंसर इनकम्प्लीट है। ये बॉडी
-1.6 माइक्रो कूलम चार्ज लूज कर रही है, ठीक है ना। -4 में से -1.6 रिमूव करिए, कितना आ जाएगा? तो थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना है क्या कि -4 में से आपने -1.6 हटा लिया, तो वो यहां पे गड़बड़ हो सकती है आपके आंसर में। क्या आएगा? कितना आता है? 2.4 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। -2.4 माइक्रोकूलम इतना चार्ज बचेगा। इसको कितना मिला? -1.6, ठीक है। +1 तो पहले से था ही, इसमें कितना ऐड हो गया? -1.6, ठीक है। ये बात, क्वेश्चन क्या है? अब आपको वही 7th और 6th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन अब आ गया ये, ठीक है। क्या? तो देखो बच्चों, अगेन अपन लोग जो है क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कूलॉम्स लॉ की हेल्प से फोर्स, ठीक है। बिफोर फोर्स कितना है? F = K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अपन ने इनका साइन क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि मेरे को साइन से मतलब नहीं है। साइन इंपॉर्टेंट कब होता है? ये पता लगाते हैं तब कि फोर्स अट्रैक्शन है या रिपल्शन। अपने को फोर्स के नेचर से कोई मतलब नहीं है। अभी तो अपने को क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कितना फोर्स कितना बढ़ गया, कितना परसेंटेज हो गया। खैर ठीक है। लेटर बाद में क्या आया? बाद में फोर्स का वैल्यू आया, हाँ, F' = K Q1 इज 2.4.6 और ये आ गया, ठीक है। F और F' की वैल्यू दोनों आ गई। इनको देख करके आपको बताना है, क्वेश्चन क्या बताना है? क्वेश्चन ये है कि बाय व्हाट परसेंटेज विल द फोर्स बिटवीन देम चेंज, ठीक है ना। कितना परसेंट फोर्स चेंज हो गया? तो मैं आपको इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो परसेंटेज चेंज है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये वर्कशीट को अपन लोग जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी बाय बाय, जय राम जी।